Hello everyone, welcome to the channel with yet another new chapter of your ISC CBSE class 11th Organic Chemistry. Okay, अब देखो ये वाला जो चैप्टर है द नेम ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर. सबसे पहले मैं इसका नेम बता देता हूँ दैट द नेम ऑफ योर चैप्टर इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है आपके चैप्टर का नाम. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बता देता हूँ, चीज़ें बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट लाइक थ्योरेटिकल चैप्टर या ममरिंग वाला चैप्टर नहीं है. जस्ट यू मग अप एंड यू राइट इन द एग्जाम. नो, दिस इज द पार्ट ऑफ योर एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, सबसे पहले तो ये बात बता देता हूँ, ये वाला देखो हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं क्लास 11th और 12th में, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ केमिस्ट्री के. ओके, केमिस्ट्री के जो होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं आपके पास. ठीक है, जिससे 3 से तो आप फेमिलियर हैं ही, और एक मैं आपको आज बता दूंगा. 1 2 3 एंड द फोर्थ, इजंट इट. तो पहला पार्ट जो है आपका वो क्या है, पहला पार्ट क्या होता है केमिस्ट्री का, इज़ योर फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम मेजरमेंट्स के बारे में समझते हैं, है ना. मेजरमेंट्स के बारे में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसमें ज़्यादा होती हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं. इट इज़ समथिंग लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स. ठीक है, मैं बहुत सुपरफिशियली बता रहा हूँ, मैं डेफिनेशन पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बकवास है वो सब. ठीक है, जो काम की बातें हम उससे करेंगे. पहली आपकी होती है फिजिकल केमिस्ट्री. जो सेकेंड केमिस्ट्री आती है आपकी, ओके, सेकेंड केमिस्ट्री जो होती है आपकी वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के से डील करते हैं. ओके, जिसमें आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करते हैं बेसिकली, वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थर्ड तो सबको पता है, इट्स योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम पढ़ते ही हैं. ठीक है, थर्ड कौन सी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब भाई बात आती है, ये चौथा प्लेस मैंने क्यों छोड़ा हुआ है, वाई दिस फोर्थ प्लेस इज देयर, जस्ट वेट. ओके, ये चौथा प्लेस मैंने क्यों छोड़ा हुआ है, बात यहाँ पर आती है. तो दिस फोर्थ प्लेस इज़ फॉर योर एनालिटिकल केमिस्ट्री. जो चौथी टाइप होती है वो कौन सी होती है, एनालिटिकल. इससे मैं यार हमेशा हर बार अपना यही होता है ना, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ इसे. इट्स ओके. ठीक है, फोर्थ आपकी आती है एनालिटिकल. बहुत गंदी बनी है, रुको. एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. होती क्या है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से समझो कुछ ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली. ओके, चीज़ों का एनालिसिस हो रहा है. ठीक है, अभी मैंने 2 नाम लिए, आपके चैप्टर में 2 नाम आए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना. तो हम इन 2 मेथड से एनालाइज करेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ना ही फिजिकल का है, ना ही इनऑर्गेनिक का है, ना ही ऑर्गेनिक का है. वो है हमारा किसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री का. किसका है यार, एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है. ठीक है, तो ये चीज़ आप, पहली चीज़ आप याद रखेंगे, दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, अगर आप भूले नहीं हो तो, है ना. पढ़ी थी ना आईसीएससी में तो थी यार, सीबीएसई का मुझे नहीं पता, होगी उसमें भी, बट आईसीएससी में वी वर हैविंग एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमने एनालिटिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था. मतलब क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, मैं ये पूछ रहा हूँ. एनालिटिकल का मतलब ये है कि हम लेबोरेटरी में कैसे केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं. लेबोरेटरी में भी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिससे हम अपने कंपाउंड को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर पाएँ, बेसिकली प्योरीफाई कर पाएँ बेसिकली, इजंट इट. क्वालिटेटिवली कैसे करेंगे, देखो 2 शब्द यहाँ पर आ रहे हैं. आई होप एनालिटिकल केमिस्ट्री समझ आए. 2 शब्द आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. मतलब क्या है दोनों का, क्वालिटेटिवली नाम से समझो, क्वालिटी मतलब कंपाउंड की क्वालिटी क्या है. क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि एमॉर्फस है, लिक्विड है, सॉलिड है,
वेपर प्रेशर क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये है इसका, है ना, किस तरीके से लिक्विफाई हो सकता है, कौन कौन से प्रोसेस हम कर सकते हैं, बेसिकली क्वालिटी में ये आता है आपका, ठीक है। क्वालिटी में आपको क्या आ जाता है, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं बेसिकली कि किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके आपके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ओके डिफरेंट आप चीज़ें करते हैं, आप कंपाउंड को बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि हम सपोज कार्बन हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करें या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को कैसे डिटेक्ट करें। हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, जैसे आप नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करते हैं, ओके आप सल्फर के लिए टेस्ट करते हैं, है ना, आप पोटेशियम के लिए टेस्ट करते हैं, आप फॉस्फोरस के लिए टेस्ट करते हैं, आप हेलोजेंस के लिए टेस्ट करते हैं। ये तो हो गई बात आपकी क्वालिटेटिव की, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स का, है ना। एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में शब्द आ रहा है क्वांटिटी, मतलब हम क्वांटिटी लेते हैं कि हमें 20 ml क्या कौन सा कंपाउंड डालना है। अब देखो ऐसा तो नहीं है, सपोज बहुत कॉमन से एग्जांपल लेता हूँ, मैं घर का ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सपोज घर पे हमें बनाना है शरबत, मस्त सा शरबत बनाना है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, मस्त सा हमें क्या बनाना है, शरबत या नींबू पानी या शिकंजी जो भी आप कहते हो वो बनाना है। वी हैव टू मेक दैट, ओके वी हैव टू प्रिपेयर द शरबत। तो शरबत के लिए ऐसा तो नहीं है कि एक ग्लास में हम फ्यू अमाउंट ऑफ अगर हम वाटर डालेंगे इसमें सपोज, तो ऐसा तो नहीं है कि इस एक ग्लास में जितना पानी है उसके लिए हम 20 लेमन को 20 नींबू को निचोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना। या हम 20 टीस्पून हम उसमें शुगर डाल दें, 20 टीस्पून, एक गिलास पानी की बात हो रही है। एक गिलास पानी बेसिकली होगा आपका कितना, 5 से 6 ml पानी आ जाता होगा या 2 से 3 ml आ जाता होगा, जितना भी आपके अकॉर्डिंग में ग्लास होता होगा, इजंट। तो उसमें हम ऐसा तो नहीं है कि भाई 20 ml हमने शुगर डाल दी या 20 नींबू डाल दिए, या नमक डालना है तो हमने 10 टेबल स्पून क्या डाल दिए, नमक डाल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर एक बंदे को नींबू पानी पीना है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना देंगे, है ना। उसके लिए हमें कितना चाहिए, अगर एक बंदे के पर पर्सन के लिए अगर हम नींबू पानी बनाएं एक पर्सन के लिए, सपोज ओनली एक पर्सन के लिए, 1 person इज गोइंग टू ड्रिंक दिस नींबू पानी, दिस लेमनेड बेसिकली, है ना। तो इस लेमनेड को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स एक पूरा या हाफ लेमन डाल देंगे, या पूरा भी आप एक पूरा कह सकते हैं, हाफ लेमन डाल देंगे, ओके। और 1 टीस्पून शुगर आ जाएगी इसमें, सुक्रोज, है ना। अ पिंच ऑफ, है ना, पिंच मीन्स चुटकी भर नमक आ सकता है इसमें, इजंट इट। तो ओके पिंच ऑफ शुगर, लाइक आपके पास क्या आ गया, सॉल्ट आ सकता है, ब्लैक सॉल्ट, इजंट इट। कुछ और डिज़ाइन करना चाहें, मिंट आप डाल सकते हैं, तो 4 to 5 लीव्स मैक्स टू मैक्स मिंट की आप डाल सकते हैं, इजंट इट। तो एक हम पर्सन में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन हम चीज़ों को उसी तरीके से अरेंज करते हैं। अगर हमें एक बंदे के लिए नींबू पानी बनाना है तो भाई हम उस अकॉर्डिंग्स में अमाउंट डालेंगे, हमें 10 को बनाना है तो हम उस अकॉर्डिंग्स में हम ज़्यादा बड़ा बेसल लेंगे, ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को लेंगे। आप समझ पा रहे हैं। तो ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ही ये है कि हम क्वांटिटी को देखेंगे, है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं कि आप किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। आपके पास बेसिकली क्वांटिटेटिव की अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर बात करूँ तो इसमें आपके आ जाते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आते हैं यार 3 मेथड से। ओके आपके पास 3 मेथड्स होते हैं न्यूमेरिकल के। नंबर 1 आपका बहुत फेमस है डूमा मेथड, ठीक है। डूमा मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे न्यूमेरिकल्स होंगे, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। डूमा मेथड से न्यूमेरिकल, उसका अलग एक फॉर्मूला होता है। नंबर 2 आपका आ जाता है खिसडाल मेथड, ठीक है। ये हो गया आपका खिसडाल मेथड, ठीक है। नंबर 2 आपका कौन सा आ जाता है, खिसडाल मेथड, जस्ट जी, ओके खिसडाल मेथड। नंबर 3 आपका आ जाता है कैरियस मेथड, कौन सा, कैरियस, ठीक है, कैरियस मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। इनके फॉर्मूलाज को देखेंगे और उन फॉर्मूलाज को हम न्यूमेरिकल में सॉल्व भी करेंगे। वी आर गोना डू न्यूमेरिकल्स एज वेल, ओके। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे क्योंकि यार
याद रख लेना, क्योंकि आपके क्लास 11th एग्ज़ाम में डेफिनेटली इन 3 प्रोसेसेस में से, इन 3 प्रोसेस, डूमा मेथड, खिसडाल मेथड और या फिर कैरियस मेथड से, मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन श्योर, शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा, श्योर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। ओके, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ कि तीनों में से मिनिमम एक क्वेश्चन तीनों में से किसी एक में ज़रूर आएगा। ओके, ज़रूर आएगा, आप बिल्कुल मेरी बात लिख कर ले लीजिए, तीनों में से कोई एक में। ओके, चाहे डूमा से आ जाए, खिसडाल से आ जाए, कैरियस से आ जाए, इन तीनों में से किसी एक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिनिमम बता रहा हूँ मैं ज़रूर आता है, और मैक्सिमम तो आप कर ही सकते हैं। दोनों से भी आ सकता है, डूमा से भी आ सकता है, खिसडाल से भी आ सकता है, या डूमा से भी आ सकता है, कैरियस से भी आ सकता है, या खिसडाल डूमा खिसडाल कैरियस, इस तरीके से मिनिमम एक आ सकता है, मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इनफैक्ट 4 भी आ सकते हैं, है ना, इसका कोई नंबर नहीं है। बट मिनिमम एक क्वेश्चन तो श्योर है तीनों में से किसी एक मेथड पर आ जाए। ओके, तीनों में से कोई एक मेथड पे आ जाए, तो प्लीज़ तीनों मेथड्स को, बहुत कुछ नहीं है, देखो कोई ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी, नहीं भाई, हमें अगर ml में चाहिए, मतलब हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, हमें इतने से इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा, ये वो डिफरेंट टाइप के हमने 3-4 न्यूमेरिक फॉर्मूला लगा दिए, फिर हमें आपका आंसर मिला। दिस इज़ नॉट फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रखा गया है, बट दिस इज मोर स्पेसिफिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, वेरी सिंपल। आईसीएससी के लिए तो कुछ, आईएससी वालों को तो दिक्कत करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके पास अपने आप कैलकुलेटर अलाउड होता है, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं भी है, नेवर माइंड, डोंट वरी, बहुत सिंपल जो है इसके क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं। हार्ड आपको फिजिकल है, फिजिकल काफ़ी हार्ड है आपको हार्ड फील कराने के लिए केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इजी अगर आप एक बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करें तो। ऑर्गेनिक में मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, चाहे 12th हो चाहे 11th हो, रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस, रिवीजन इज़ द की फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं जब फर्स्ट क्लास नॉमेनक्लेचर की स्टार्ट की थी, तब भी यही सेम कोट लिखा था कि रिवीजन एंड मल्टीपल रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आर द 2 कॉन्स्टेंट वे ऑफ सक्सेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ आप याद रखना कि आपको न्यूमेरिकल में अगर महारत हासिल करनी है, इनफैक्ट नॉट एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल में भी तो आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, और एनालिटिकल के लिए तो यार बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। चलिए, बात समझ आई। चलिए अब समझते हैं हम चैप्टर की तरफ, ठीक है। बेसिकली क्या करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। वैसे तो ये चैप्टर देखो ऐसा चैप्टर है जो हम लैबोरेटरी में प्रैक्टिस करते हैं, ओके, लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। बट मुझे पता है कई सारे टीचर्स इसे लैब में नहीं कराते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू, और इसमें काफ़ी ईजी भी है, मतलब एज सच कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं। वही जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, वही चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं बेसिकली। बट थोड़ा सा इसमें आप क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाती हैं आपकी चीज़ें, है ना, और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। 2 पार्ट में इसे हम कंप्लीट करेंगे। आज हम अपना फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं यार, ठीक है। और फिर से वही बार बता दूँ, 2026-27 के लोगों के लिए है। इनफैक्ट आपके आगे जो बोर्ड होंगे, या जो भी बोर्ड कह रहा हूँ, जो भी क्लास 11th में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए है ये, ठीक है। और लास्ट में जनरली क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप आईसीएससी में, तो बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे लास्ट का क्वेश्चन होता है, उस लास्ट के क्वेश्चन में, ठीक है, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स एक इस चैप्टर से ज़रूर पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। डूमा, खिसडाल और कैरियस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, वो 3 तो ज़रूर पढ़ के जाना, श्योर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा उसमें से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या करने वाले हैं इसमें, हम कुछ मेथड को देखने वाले हैं कि हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्योर कर सकते हैं, बेसिकली उन्हें उनका प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं बेसिकली, इसलिए। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट थिंग, दैट इज द मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन। क्या हम करने वाले हैं,
द मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब हम वो मेथड्स देखने वाले हैं जिनसे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली प्योर, हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन मेथड्स से प्योरीफाई कर सकते हैं, उन्हें प्योर कर सकते हैं, हम उन मेथड्स को देखने वाले हैं। अब देखो, जो आपका मेन सिलेबस था क्लास 11 का, पहले मैं वो एक चीज़ बता दूं, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मींस सॉरी क्या कह रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर से आपका हाइड्रोकार्बन्स तक मेन चैप्टर वही थे आपके। अब आपका एक ही चैप्टर बचता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए मैं इस चैप्टर को करा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले ये टेक्निक आ रही है आपका, सबसे पहले जो प्रोसेस, वही प्रोसेस जो आपने जब आप छोटे बच्चे थे तो आप पढ़ते थे, वही प्रोसेस हैं सारे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो आपका आ रहा है सब्लिमेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है आपका? सब्लिमेशन। अगर मैं इस पर हाथ भी रख दूँ, जो कि नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, अगर मैं इसकी स्क्रीन काली भी कर दूँ, तब भी अगर मैं पूछूँ बताओ यार सब्लिमेशन क्या होता है ना, सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो आप बहुत सिंपल वर्ड में आप मुझे आंसर दे पाएंगे कि सॉलिड का किसमें चेंज होना, गैस में चेंज होना, डायरेक्टली गैस में चेंज होना, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। समझ आ रहा है? सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। कब? जब हम उसे हीट करें या उसे कूल करें। सपोज गैस है, इसका वाइस वर्सा हो सकता है। देखो वाइस वर्सा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है इस तरीके से। मीन्स इसका मतलब ये है यार कि अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे, है ना, डेल्टा मीन्स हीट, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस को जब हम कंडेंस करेंगे, कंडेंस मीन्स जब हम उसे कूल करेंगे, तो वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, कुछ समझना ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है दैट सब्लिमेशन में, इन सब्लिमेशन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है सॉलिड, है ना, ऑन हीटिंग। कब? हीट करने पर, या वाइस वर्सा मीन्स कूल करने पर। ओके, वाइस वर्सा मीन्स कूल करने पर, या तो हीट करने पर या कूल करने पर। देखो हीटिंग और कूलिंग कैसे होगा वो समझते हैं, पर पहले हम ये देखते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर सॉलिड्स विच हैव नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी एंड अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। मतलब उन सॉलिड्स के लिए ये टेक्निक सबसे बढ़िया है सब्लिमेशन की, जिनके पास नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ मतलब जो प्रेशर से मतलब इफेक्ट नहीं होती है ना, उन लाइक सॉलिड्स के लिए सब्लिमेशन टेक्निक सबसे बेस्ट है जिनके पास नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी हैं, जो कि क्या जाते हैं, सब्लिमेशन जाते हैं जब हम उन्हें हीट करें। मतलब जब भी हम सॉलिड्स को हीट करते हैं और वो सब्लिफाई होते हैं तो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। जब गैसियस स्टेट में चले जाते हैं तो हम उनसे इम्प्योरिटीज़ बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप, अगर मैं कुछ ना बताऊं तो आप एग्जाम्पल में ले लीजिए अपना नमक। बेसिकली नमक ले लीजिए, इज़न्ट इट? तो नमक को आप जब पानी में डालेंगे, ओके, तब वो अलग नहीं हुआ, बट नमक इज एक्टिंग एज एन इम्प्योरिटी की तरह काम कर रहा है नमक, ठीक है। अब नमक को जब आप सॉल्टिफाई कर दे, मीन्स जब पानी को आप सब्लिमेशन टेक्निक से जब आप पानी को इवेपोरेट कर देंगे सारा, तो नीचे बचेगा क्या? नमक, है ना। जैसे सपोज ये आपके गैस में, स्टोव में चल रहा है। देखो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसमें थोड़े डायग्राम बनेंगे ही, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। रुको, ये है आपके पास आपका पॉट, आपका वेसल, ये हीट है, ठीक है। यहाँ पर रखे हैं भाई नमक, ओके, ये नमक की क्रिस्टल्स हैं साथ में, या ऐसे नहीं, रुको, ये आपका वेसल है, ठीक है। इसमें आपने डाला है वाटर H2O प्लस नमक NaCl, ठीक है। वाटर और NaCl दोनों डाले। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं हीट। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो वाटर, क्योंकि क्या है, वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड तो जब हीट होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायरेक्टली लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, इवेपोरेट हो जाएगा।
अब सारा लिक्विड इवेपोरेट होने के बाद हमारे पास नीचे क्या बचेंगे, नीचे बचेंगे भाई छोटे छोटे क्या, नीचे बचेंगे हमारे NaCl के क्रिस्टल्स, एग्जैक्टली NaCl के क्रिस्टल्स। और हैंड्स हम इस प्रोसेस के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे बेसिकली सब्लिमेशन नहीं, इसे हीटिंग के थ्रू हम लिक्विड और सॉलिड को अलग भी कर सकते हैं, एज वी हैव सीन इन द NaCl केस। ठीक है, तो सब्लिमेशन मतलब यही होता है कि ये उन्हीं सॉलिड्स के लिए सुटेबल है जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी जिनके अंदर है। नॉन वोलेटाइल मीन्स जो प्रेशर से बेसिकली प्रेशर से या रूम टेम्परेचर पे बेसिकली रूम टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं होती है, और वही हमारी हीटिंग पर सब्लिमेशन जा सकती है। एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, जैसे कि एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्लिमेशन के पास में, डैट सॉलिड जो है वो जब हम इसे हीट करेंगे, डेल्टा मीन्स हीट, तो वो हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा हमारा गैसियस स्टेट। यही तो इसका मतलब है, गैसियस स्टेट दे देगा। और हम जब इसे कूल करेंगे किसे, गैस को, तो वो हमें सॉलिड दे देगा। समझ आ रहे हैं? इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम जल्दी से। एग्जाम्पल इसके क्या हो गया, जैसे कैम्फर हो गया, ठीक है, कैम्फर हो गया आपका, नैप्थलीन की बॉल्स हो गई, आपने नैप्थलीन की बॉल्स देखी होंगी, है ना, यू हैव सीन इन द योर रेस्ट रूम्स और इन योर जगह जगह पे आपने देखी होंगी नैप्थलीन बॉल्स हो गई। या बेंजोइक एसिड हमारा हो जाता है, आयोडीन हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। आयोडीन या NaCl एक ही बात है, वही सेम चीज़ यहाँ पे बताएगी। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं सब्लिमेशन के। आई होप आपको सब्लिमेशन क्लियर हुआ होगा, है ना, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, और वो है हमारा क्या, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी कुछ नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना। ओके, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना। आपने जैसे मैंने नमक का एग्जाम्पल लिया था, वही सेम नमक का एग्जाम्पल आप इसमें भी ले सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, कि जब हम लिक्विड से अगर क्रिस्टल्स को अलग करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स वाली इम्प्योरिटीज़ को अलग करना चाहते हैं, तो हम उस तरीके से हीट करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को क्या कहता है ये। ओके, crystallization. It is based on the fact that during the crystal formation, impurities are left out as they are insoluble or feebly soluble in used solvent. Means जब भी हम क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं, तो इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जब भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ओके, क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन के थ्रू, वो नीचे रह जाती हैं और सॉल्वेंट में बहुत हल्की सी या बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होती हैं। ओके, क्रिस्टलाइजेशन के लिए कुछ सुटेबल सॉल्वेंट्स हमें चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स चाहिए होते हैं जो हमारे अच्छी तरीके से क्या हो सके, सॉल्युबल हो सके। ओके, जैसे हमारा वाटर हो गया, जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, जैसे हमारा ईथर हो गया। ओके, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वाटर कुड बी यूज, अल्कोहल कैन बी यूज एंड ईथर कैन ऑल्सो बी यूज। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। द इम्प्योरिटीज ऑफ NaCl इन शुगर कैन बी रिमूव्ड बाय हॉट इथेनॉल एज ओनली शुगर डिजॉल्व इन इट। सिंपल सी बात बिल्कुल कही गई है कि अगर आपके पास NaCl और शुगर का सोल्यूशन रखा है, ओके, मीन्स दोनों नमक और शुगर दोनों मिक्स हो गई हैं, भाई आपको अलग करना है ना। अब आपको क्या करना है, अलग करना है, तो उसमें कुछ मत कीजिए, गरम गरम आप इथेनॉल डाल दीजिए। ओके, गरम गरम आप इथेनॉल डाल दीजिए। इथेनॉल मीन्स क्या होता है, इथेनॉल, इथेनॉल इज योर अल्कोहल, इजंट इट, ड्रिंकेबल अल्कोहल जो होती है। आप इथेनॉल डाल देंगे गरम गरम, तो आप देखेंगे कि इथेनॉल में जो चीनी होती है, बेसिकली शुगर जो होती है, वो ईजिली डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो पोलर है बेसिकली। आप समझ पा रहे हैं ना, पोलर है, इसलिए वो डिजॉल्व हो जाती है अच्छी तरीके से, और हम इसमें NaCl को देख सकते हैं। जब चीनी डिजॉल्व हो जाएगी इथेनॉल में, तो हमारा क्या बचेगा, क्या बचेगा, NaCl बचेगा। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया। चलिए, ये तो थी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस। समझ आई क्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है कि हमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना,
ओके। क्रिस्टल जब फॉर्म होते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, बिकॉज वो इनसॉल्युबल होती हैं, बहुत कम सॉल्युबल होती हैं। किसमें? सॉल्वेंट में। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें एक अच्छा सा एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता है, जैसे हमारा पानी हो गया, ईथर हो गया, ओके, या अल्कोहल हो गया आपका, इजंट इट? तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आई होगी। अब क्रिस्टलाइजेशन में ही एक और आपका आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को, ठीक है, बार बार रिपीट किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। आपने देखा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, इजंट इट? तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन को बार बार रिपीट किया जाए, सो इट इज़ नोन एज फ्रैक्शनल crystallization. So it involves repeated crystallization. It is used when the substances differ slightly in the solubilities. ये कब होता है? जब सब्सटेंस जो दो सब्सटेंस जो है सॉल्युबिलिटी में थोड़ा सा उनके डिफरेंस है, मीन्स एक ज़्यादा सोल्यूबल है, एक कम सोल्यूबल है। ओके, तो जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा मिक्सचर में, इजंट इट? जो कम सोल्यूबल है वो रह जाएगा बेसिकली, है ना? तो इसके लिए ये होता है हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास मिक्सचर है, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ KClO3 एंड KCl। ओके, सो KClO3 और KCl का हमारे पास मिक्सचर है। ओके, तो जो KClO3 या KCl होता है तो उसमें KCl ज़्यादा सोल्यूबल होता है KClO3 से। ओके, कोल्ड वाटर में अगर हम देखें तो KCl ज़्यादा सोल्यूबल होता है, KCl ज़्यादा सोल्यूबल है तो KCl ज़्यादा जल्दी से डिसॉल्व होगा। ओके, हमारे पास सपोज ये है कंटेनर, ठीक है, फिर से वही ड्राइंग, ये आग लगी हुई है, ठीक है, ये दिस इज़ योर हीट, दिस इज नथिंग बट द हीट। अब आपके पास इस बर्तन में क्या है? आपके पास दो सोल्यूशन है, किस किस के? KClO3 के रुको, KCl के और KClO3 के, है ना? तो दोनों में से आपको पता होना चाहिए कि ये जो KCl होता है ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है। अब हैंस ज़्यादा सोल्यूबल है तो हीट में ये ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल होगा, और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या बचेगा? KClO3 बचेगा, ठीक है, KClO3 बचेगा, क्योंकि KCl हमारा बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इजंट इट? इन कोल्ड वाटर बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे कोल्ड वाटर लिया है, हीट नहीं लिया है, कोल्ड वाटर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी समझ आया। हम भी अभी तक हमने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और उसमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, दैट इज़ नथिंग बट द डिस्टिलेशन। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? डिस्टिलेशन। ओके ओके, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? The vapor of a liquid by heating and subsequently condensation of vapor by cooling is known as distillation. Means जब हम हीट कर रहे हैं लिक्विड को तो उसका वेपर फॉर्म में उड़ना। ओके, हम हीट कर रहे हैं किसी भी लिक्विड को तो उसका वेपर फॉर्म में उड़ना, और साथ ही साथ जो वेपर्स हैं उनका कूल डाउन हो जाना, वो ही हमारा क्या हो जाता है? डिस्टिलेशन हो जाता है। समझो यहाँ पर। ओके, फिर से समझो, ये है आपका बर्तन भाई, ठीक है, और ये है आपकी आग लगी हुई, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? दिस इज ये वाटर, ठीक है, वाटर है। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने भाई ये किया कि ऊपर से इस वेसल को बिल्कुल क्लोज कर दिया, इस वेसल को क्या कर दिया भाई? बिल्कुल क्लोज कर दिया, ऊपर से मैंने वेसल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इट्स वेरी वेरी हाई। टेम्परेचर जब हाई है तो जो लिक्विड है, वाटर क्या है? एक लिक्विड, लिक्विड किस में कंडेंस होगा? ऊपर, इसमें किस में कंडेंस होगा? सॉरी, किस में इवेपोरेट होगा? गैशियस फॉर्म में, है ना, गैशियस। अब ऊपर से मैंने यहाँ लगा दिया है लिड,
मतलब ढक्कन लगा दिया है बेसिकली, है ना। जब इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया है तो ऊपर वेपर्स जा ही नहीं पा रही हैं, तो वेपर्स अल्टीमेटली कूल डाउन होकर ओके वाटर ड्रॉपलेट्स की हेल्प से, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो वेपर्स ऊपर जा रही थी वही नीचे आ रही हैं। ओके आपको एक चीज़ समझ आ रही है, जो वेपर्स आपकी ऊपर जा रही थी वही आपकी क्या हो रही है, नीचे जा रही हैं। किसके फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, क्योंकि हमने पूरे वेसल को बंद कर दिया है। यही होता है आपका डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ठीक है, समझ आया। सो the vapor of a liquid by heating and subsequently condensation of vapor by cooling is known as distillation। ठीक है, मतलब एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को हीट कर रहे हैं और साथ में उसे कंडेंस भी कर रहे हैं, उसे इकट्ठा भी कर रहे हैं वेपर्स की फॉर्म में। जब हम उसे कूल कर देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, डिस्टिलेशन हो जाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन क्यों यूज़ होता है, डिस्टिलेशन यूज़ होता है किसी चीज़ को अलग करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल वही लो, आपका पानी और नमक या पानी और चीनी को अलग करना है तो हम यही प्रोसेस करेंगे, इज़ इट। तो ये जो डिस्टिलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, किस लिए, किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए या किसी चीज़ को अलग करने के लिए बेसिकली। और इसका जो प्रिंसिपल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है क्वेश्चन, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। नंबर 1 इज़ योर वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। मीन्स जो लिक्विड है हमारा वो क्या है, वॉलेटाइल है, और उस वॉलेटाइल लिक्विड से हमें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को क्या करना है, अलग करना है। समझ आ रहा है, वॉलेटाइल लिक्विड से हमें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को क्या करना है, अलग करना है। और दूसरा क्या है, लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, उन लिक्विड्स को अलग करना है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, जिसके बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है। ऑफकोर्स यार बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दोनों साथ में ही वेपर फॉर्म में लाइक कन्वर्ट होंगी। आप समझ पा रहे हैं, हमने दो कंपाउंड लिया, बेसिकली दो कंपाउंड्स लिए, सपोज एल्कोहल एंड वाटर लिया हमने। ठीक है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है। ठीक है, तो जब हम उसे हीट करेंगे तो दोनों साथ में ही नहीं वेपर में फॉर्म हो जाएंगी, है ना। तो सॉरी, तो अलग करना ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या है, नियरली इम्पॉसिबल रहता है ना। तो हमें दो कंडीशंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि हमें वॉलेटाइल लिक्विड्स जो हैं उनसे नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को हटाना होता है। और दूसरा हमेशा याद रखें कि जो लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिफरेंस होना चाहिए, बेसिकली काफ़ी अच्छा अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस पूछ ली जाती हैं आपसे डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्टिलेशन है होता है, ओके, सो डिस्टिलेशन को हम फर्दर लाइक डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर डिवाइड जो है डिस्टिलेशन को हम कितने पार्ट्स में कर रहे हैं, 2 3 ओके 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली इसके ज़्यादा भी होते हैं बट आपके में 4 ही दिए। पहला है आपका सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन पहला पार्ट जो है आपका वो क्या आ रहा है, सिंपल डिस्टिलेशन। सो सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो हीट करने पर भी मतलब हीट करने पर भी डिकम्पोज नहीं होते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये देयर होगा यहाँ पर। ठीक है, at their boiling point and their boiling point and have non-volatile impurities are purified by this method। means ये जो substance है सिंपल डिस्टिलेशन में, द सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हीटिंग पर डिकम्पोज ना हो एट द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर, और उनमें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो प्योरीफाइड ना हो, तो ऐसे मैटर सिंपल डिस्टिलेशन जैसे मैटर से हम क्या करते हैं, इसे डिस्टिल करते हैं, बेसिकली प्योर करते हैं। आप समझ पा रहे हैं, दो कंडीशंस दी थी ऊपर, वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़, बट जब ऐसी कंडीशन ना हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ ये तभी यूज़ होगा, आपको याद रखना है कि जब इनके लिक्विड्स में, जब दो लिक्विड्स में
सिंपल डिस्टिलेशन तभी होगा जब दो लिक्विड्स में जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 30 to 50 के केल्विन, के मीन्स केल्विन, 30 to 50 केल्विन का डिफरेंस हो, मीन्स दो लिक्विड्स में 30 to 50 केल्विन का अगर डिफरेंस हुआ तभी हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया और एनिलीन हो गया। ओके, इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी लाइक कम डिफरेंस होता है, 30 to 50 केल्विन काफ़ी ज़्यादा कम इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहता है, तो वी कुड डिस्टिल इट ऑफ थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आपका आ गया ईथर और टॉलिन। ईथर और टॉलिन को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बेंजीन और एनालीन को भी इसी प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से डिस्टिल अप या क्लीन या प्योर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब सब्सटेंस में कितना डिफरेंस हो, 30 to 50 केल्विन का डिफरेंस रहे, तब की बात हो रही है, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। बट अगर क्या हो, जब सब्सटेंस में कितना 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, तब क्या हो, तब हम यूज़ करेंगे हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तब क्या यूज़ करेंगे हम अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हमारे बॉइलिंग पॉइंट में व्हेन द सब्सटेंस हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है दो बॉइलिंग पॉइंट में। मीन्स जब इनके बॉइलिंग पॉइंट में 5 डिग्री सेल्सियस या से 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट करते हैं। ओके, मतलब हम एक से ज़्यादा बार डिस्टिल करेंगे, फिर कंडेंस करेंगे, फिर डिस्टिल करेंगे, फिर कंडेंस करेंगे, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें हमें एक फ्रैक्शनल कॉलम की यूज़ होती है, मतलब ये प्रोसेस फ्रैक्शनल कॉलम्स की हेल्प से ही हो सकता है। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन, मतलब काफ़ी बार हमें इसे रिपीट करना पड़ेगा। एक बार डिस्टिल किया, फिर कंडेंस किया, फिर डिस्टिल किया, फिर कंडेंस किया। ओके, और इस ये जो प्रोसेस होता है वो फ्रैक्शनल कॉलम्स की हेल्प से ही होता है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल कॉलम क्या चीज़ होती है, व्हाट इज दिस फ्रैक्शनल कॉलम? फ्रैक्शनल कॉलम एक स्पेशल टाइप की लंबी लंबी ट्यूब्स होते हैं, ग्लास ट्यूब्स होते हैं, जो कि बेसिकली उनमें थोड़ी सी हिंड्रेंस होती है। ओके, थोड़ी सी हिंड्रेंस होती है, हिंड्रेंस का मतलब थोड़ी सी रुकावट होती है उनके पैसेज में, बेसिकली उनके रास्ते में। ओके, उनके पैसेज में जो होती है वो थोड़ी सी रुकावट होती है, जिससे कि जो वेपर जो होता है, ओके आप समझ पा रहे हैं, जो लिक्विड है वो जब लिक्विड है वो तो नीचे जाएगा और वेपर फॉर्म जो है वो ऊपर जाएगी। ओके, तो फ्रैक्शनल कॉलम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लॉन्ग ग्लास। क्या होती है ये? स्पेशल टाइप के लंबे लंबे ग्लास होते हैं, ग्लास ट्यूब्स होते हैं, जो कि प्रोवाइडेड विद ऑब्स्ट्रक्शंस टू द पैसेज। पैसेज में क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब रुकावट, हिंड्रेंस को लाते हैं। ओके, टू द पैसेज ऑफ द वेपर अपवर्ड एंड दैट ऑफ लिक्विड डाउनवर्ड। इससे क्या होता है, वेपर जो है वो तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वेपर हमारा क्या होता है, हल्का होता है, लिक्विड भारी होता है डेंसिटी में, तो वो नीचे की तरफ जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात हो रही है। ओके, मतलब ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड जो होता है, ओके, जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल का मैं समझा चुका हूँ, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट हो, वो पहले लाइक क्लीन हो जाता है, पहले डिस्टिल हो जाता है, देन लेस वोलेटाइल लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी चाहिए। ओके, जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो पहले डिस्टिल हो जाएगा, किससे? नॉन वोलेटाइल लिक्विड से, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जब हमें अल्कोहल और एसीटोन के मिक्सचर को, या बेंजीन और टॉलिन के मिक्सचर को अलग करना हुआ तो। ओके, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, या बेंजीन हो गया या टॉलिन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड है यार, वो बाद में डिस्टिल होता है। ओके, और जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड है वो पहले डिस्टिल होता है, और जो कम वोलेटाइल लिक्विड है वो बाद में डिस्टिल ऑफ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्लियर भी हुई होगी कि किस तरीके से हम
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ओके, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। फर्स्ट दिस एग्जाम्पल, ओके, नेक्स्ट दिस पॉइंट, थर्ड वाला हमारा ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कि हम इस प्रोसेस को तभी यूज़ करते हैं जब हमारे बॉइलिंग पॉइंट में 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है। ओके, क्या करते हैं इसमें हम बार बार कंडेंस करेंगे, फिर डिस्टिल करेंगे, फिर कंडेंस करेंगे, फिर डिस्टिल करेंगे थ्रू अ फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप के डिस्टिलेशन पर। अभी तक हमने कितने टाइप के डिस्टिलेशन पढ़ लिए हैं? हमने पहले सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा था, ओके, फिर हमने अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंप्लीट किया है, एंड थर्ड व्हाट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हमारा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, मतलब रिड्यूस, कम प्रेशर कम कर दिया, तब हमें लाइक क्या करना है, डिस्टिल ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेथड है रिड्यूस प्रेशर वाला, डिस्टिलेशन थ्रू अ रिड्यूस प्रेशर, ये वहाँ पर यूज़ होता है जिनके लिक्विड्स में बेसिकली काफ़ी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जिनके लिक्विड्स में काफ़ी हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो डिकम्पोज हो सकते हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट से कम। ओके, सो दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई, सबसे पहले तो दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, विच डिकम्पोज इट एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो बेसिकली सोल्यूबलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कब? या तो उस बॉइलिंग पॉइंट पर या उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसे लिक्विड्स जो हैं वो हम बॉईल कर सकते हैं, कब? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। ठीक है, सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन देयर सरफेस, मतलब सरफेस पर प्रेशर को डिक्रीज करके हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट लगा सकते हैं और ऐसे लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल हो जाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अ लिक्विड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्साइटेड प्रेशर, द प्रेशर इज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप या वैक्यूम। ऑफ कोर्स की बात है, जो लिक्विड जो है, ऐसे लिक्विड कब बॉयल होते हैं? जब एक्सर्टेड वेपर प्रेशर इक्वल होता है, जो सुनो, जो वेपर प्रेशर होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके? एक्सर्टेड वेपर प्रेशर के। किसके? एक्सर्टेड प्रेशर के। वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? एक्सर्टेड वेपर प्रेशर की। मतलब जितना वेपर प्रेशर हम लगा रहे हैं, ओके, और जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, उस टाइम पर ये जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसकी हेल्प से? वैक्यूम की हेल्प से। ठीक है, या वाटर पंप की हेल्प से। सो द लिक्विड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? एक्सर्टेड प्रेशर के। तो द प्रेशर इज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप या वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना। एंड फोर्थ वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो हमारा ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल होता है, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं कहाँ से? स्पेंटाइल इन सूप इंडस्ट्री यूजिंग दिस टेक्निक। मीन्स स्पेंटाइल से हम ग्लिसरॉल को अलग कर सकते हैं, जो कि हमारे सूप इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इस टेक्निक का कौन सी? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ में? हमारी सूप इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर क्या करते हैं? ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं हमारे स्पेंटाई से। ओके, ना थर्ड हो गया बेसिकली। अब हम फोर्थ पर चलते हैं। थर्ड हमारा था डिस्टिलेशन थ्रू रिड्यूस प्रेशर। फोर्थ हमारा है कौन सा? स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन फोर्थ वन। तो ये क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्टीम वॉलेटाइल। मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिल या प्योरीफाई करने के काम आता है जो कि स्टीम वॉलेटाइल होते हैं।
ओके, स्टीम वॉलेटाइल होते हैं बेसिकली, स्टीम पर जिनका क्या होता है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इमिसिबल इन वाटर, जो कि क्या होते हैं वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, और जिनका वेपर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जिनमें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। स्टीम डिस्टिलेशन ऐसे केमिकल्स या ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है जो स्टीम वॉलेटाइल हो, वाटर में नॉन सोल्यूबल हो, वेपर प्रेशर जो होता है उनका बहुत ज़्यादा हो, और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी उसमें प्रेजेंट हो। ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है, स्टीम जो है वो स्टीम जनरेटर से पास की जाती है, किसके थ्रू, एक हीटिंग फ्लास्क के थ्रू, जिसमें क्या होता है, जिसमें वो लिक्विड होता है जो हमारा बेसिकली डिस्टिल्ड होना है। ओके, मीन्स स्टीम जनरेटर से हम स्टीम को पास कर रहे हैं, किसके थ्रू, हीट के थ्रू। ओके, हीटेड फ्लास्क के थ्रू, जिसमें हमारा वो लिक्विड होता है जो कि क्या होना है, डिस्टिल ऑफ होना है, ठीक है। अब जो स्टीम और वोलेटाइल कंपाउंड्स जो होता है उनका मिक्सचर जो होता है वो दोनों कंडेंस हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं बेसिकली। ओके, दोनों कंडेंस हो जाते हैं, स्टीम हो गया और जो वोलेटाइल लिक्विड हमने जो डाला था बेसिकली। ओके, जो हमने हीटेड फ्लास्क में हमने एक तो स्टीम डाली थी स्टीम जनरेटर से, और वो जो लिक्विड था जिसे हमें क्लीन करना था, जिसे हम डिस्टिल करना था, वो लिक्विड, तो दोनों जब स्टीम और वो लिक्विड जब दोनों का मिक्सचर जो है वो कंडेंस हो जाता है कहाँ, हमारे कलेक्टिंग फ्लास्क में, जिसमें हमें कलेक्ट करना है सेपरेट फनल में, वो बाद में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम फ्रॉम ए स्टीम जनरेटर, वही बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, स्टीम जनरेटर से स्टीम जो है वो निकाली जाती है, और वहाँ वो कहाँ चली जाती है, हीटेड फ्लास्क में चली जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वो लिक्विड होता है जो हमें क्या करना है, डिस्टिल करना है, जो हमें अलग करना है। ओके, जो स्टीम और वोलेटाइल कंपाउंड जो हमने दोनों, एक तो स्टीम डाली थी स्टीम जनरेटर से, और वो लिक्विड डाला था जो हमें अलग करना है, क्लीन करना है, डिस्टिल करना है, तो उन दोनों का मिक्सचर, किसका, स्टीम का और वोलेटाइल कंपाउंड का, दोनों का मिक्सचर बेसिकली, दोनों का मिक्सचर जो है वो कंडेंस हो जाता है और फिर कलेक्ट हो जाता है बाद में, कहाँ कलेक्ट हो जाता है, नीचे, और बाद में उसे हम सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, एक सेपरेटिंग फनल के थ्रू। बहुत ईजी सी चीज़ है ये, है ना। एग्जाम्पल्स का क्या हो सकता है, एनालीन हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, इजंट इट, ये हमारी कुछ इसकी एग्जाम्पल हो जाती है, ठीक है। एनालीन हो गया, आपको पता होगा एनालीन NH2, है ना। हमारे नाइट्रोबेंजीन हो गया, हमारा ब्रोमोबेंजीन हो गया, जस्ट मैं एक एग्जांपल ऐसे ही सेट कर रहा हूँ। हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है, NO2। तो ये सारे कंपाउंड्स हमारे क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जस्ट मैंने क्यूरियोसिटी के लिए बताया, मैं चेक कर रहा था आपको कितना आता है। एनालीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड टाइप की, जब हम फोर्थ टाइप की, जब हमारा स्टीम डिस्टिलेशन है ना, स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमारा स्टीम भी चली जाती है और जो हमें लिक्विड को प्योरीफाई करना है वो भी चला जाता है, दोनों एक ही फ्लास्क में, कलेक्टिंग फ्लास्क में, और बाद में फिर वो क्या हो जाता है, डिस्टिल हो जाता है, किसकी हेल्प से, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, ठीक है। ईजी था बहुत। नाउ फोर्थ हम बढ़ते हैं अपने डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन पर। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, अच्छा इसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होता है, इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सोल्यूबल देन इन वाटर। मतलब तब वो हम उसे, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होता है, मीन्स एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने उसे दोनों लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, दोनों को मिक्स कर दिया, अब मुझे अलग करना है, तो उसमें क्या करेंगे, उसे हम सेपरेट किसके थ्रू करेंगे, उस कंपाउंड को जिसे हमें अलग करना है, उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शेक करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा किसमें,
वाटर से जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो उसमें सॉल्व हो जाएगा, उसमें सोल्यूबलाइज हो जाएगा, बेसिकली उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, इजंट इट। और इस तरीके से हमें जो कंपाउंड चाहिए वो हमें मिल जाएगा। मीन्स द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सोल्यूशन शुड बी इमिसिबल टू ईच अदर। मतलब इसकी कंडीशन है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और एक्वस सोल्यूशन है वो दोनों एक दूसरे में क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए। मिसिबल नहीं, इमिसिबल मतलब घुलने नहीं चाहिए। ओके, इमिसिबल का मतलब क्या है, घुलना नहीं, उसमें घुलने नहीं चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए। सो दे कैन फॉर्म टू डिफरेंट लेयर्स विच कुड बी सेपरेटेड बाई सेपरेटरी फनल्स, जिससे ऑफकोर्स दो डिफरेंट लेयर बन जाएगी, जिससे हमारा क्या हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वाटर एंड ऑयल। तो सपोज ये इतने में मैंने ऑयल डाला, रुको ये इतने में मैंने वाटर डाला और इतने में मैंने ऑयल डाला, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में एक पर्टिकुलर लेयर बन जाएगी, हमारा ऑयल ऊपर चला जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा, बीइंग हैवियर देन ऑयल। ओके, तो ऐसी दो सेपरेटरी डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी जो कि हम सेपरेटरी फनल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है इट इज़ लेटर रिमूव बाई डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन टू गेट बैक द कंपाउंड। और उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम बाद में क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट कर सकते हैं। ओके, या डिस्टिल कर सकते हैं, उसे छान सकते हैं बेसिकली एक डिस्टिल पेपर से, है ना। तो इससे हमारा जो कंपाउंड है वो हमें दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया ये वाला क्या हुआ कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होता है तो उसे हम सेपरेट किसके थ्रू करते हैं, शेक करके। ओके, किसके साथ, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। ओके, सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जो कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर से। ओके, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है और एक्वस सोल्यूशन जो है वो दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे में घुलने नहीं चाहिए। ओके, जिससे कि हमारी दो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी वहाँ, और दो डिफरेंट लेयर्स हो जाएंगी तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं इसे अच्छे से जिससे आपको समझ आए। सपोज यहाँ पर मैं कोई भी दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, कोई भी मैंने यहाँ पर क्या ले लिए, कोई भी दो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सपोज ये मैंने ले लिया कोई एक कंप्यूटर एक केमिकल, और ये ले लिया मैंने दूसरा केमिकल। ठीक है, एक ले लिया मैंने एक केमिकल, दूसरा ले लिया मैंने दूसरा केमिकल। ओके, अब इनकी एक कंडीशन ये है कि ये आपस में मिसबल होना चाहिए, आपस में घुलने नहीं चाहिए। ओके, जिससे कि दो डिफरेंट लेयर्स बन जाएगी। अब जो पहली वाली लेयर है, ओके, उसे हम कहाँ कर देंगे, किधर कर देंगे, सेपरेटरी फनल में डाल देंगे, जिससे कि हमारी ये पूरी जो लेयर है वो चली जाएगी सेपरेटरी फनल में, है ना। ये होगी हमारी सेपरेटरी फनल। इस फनल में हमारी वो लेयर जो थी, है ना, जो यहाँ पे थी वो वाली लेयर यहाँ आ गई, और हमारे पास कौन सी लेयर बचेगी, हमारे पास ये वाली लेयर बचेगी, है ना। और इससे हमारी दोनों लेयर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। समझ आया, कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बहुत ईजी सा है ना। नेक्स्ट, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो है इट इज़ कैरीड आउट इन अ सेपरेटरी फनल। जैसे कि मैंने कहा एक सेपरेटरी फनल में एक्सट्रैक्ट किया जाता है या कैरी किया जाता है इस डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन को। ओके, इन अ सेपरेटरी फनल, if the organic compound is less soluble in organic solvent, a very large quantity of solvent would be needed। मतलब अगर organic compound जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल है तो हमें ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, हमें काफ़ी हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिएगा। ओके, जिससे कि हम उस छोटे से क्वांटिटी में ओके कंपाउंड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर ज़्यादा सोल्यूबल है तो ऑफकोर्स उसकी भी एक सैचुरेटेड पावर होगी, है ना, सॉल्व करने की, कि इससे ज़्यादा अब सॉल्व नहीं होगा, तो हमें हाई अमाउंट में चाहिए इसलिए सॉल्यूशन, जिससे कि हम उसके सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच सकें और उसके बाद हम उससे ऑब्टेन कर सकें जो हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, ये जो टेक्निक है कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन की, इट इज़ एम्प्लॉयड इन सच केसेस। In this technique, some solvent is repeatedly used for extraction of compound.
मतलब द टेक्निक ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन इज एम्प्लॉयड इन सच केसेस, ऐसे केसेस में ये जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और हमारे पास ये जो टेक्निक है, इन दिस टेक्निक सेम सॉल्वेंट इज़ रिपीटेडली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड, और जो सॉल्वेंट है वो हमें रिपीटेडली यूज़ ही इसलिए करना है जिससे कि हम उसके सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच सकें, उसके उस पॉइंट तक पहुंच सकें कि अब आगे वो मिक्स ना हो, है ना। तो जिससे कि हम अपने डिज़ायर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। समझ आ रही है। तो ये था हमारा कौन सा, हमारा फोर्थ प्रोसेस, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप से इस पर 5 स्टार लगा लो, 1 2 3 4 5। क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन तो आ ही ये जाता है कि इसे दिया किसने था, इस टेक्निक को दिया किसने था। इट वॉज गिवन बाय मिकाइल ट्वेच इन 1906। किसने दिया था, एक बोटेनिस्ट ने दिया था। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, एक बोटेनिस्ट ने दिया था, मिकाइल ट्वेच। ओके, मिकाइल ट्वेच ने दिया था इस टेक्नोलॉजी को या इस प्रोसेस को, दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्या कहता है क्रोमेटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन इज कैरीड आउट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर थ्रू अ स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। मतलब किसी भी चीज़ को सेपरेट करना या उसे प्योरीफाई करना वो कंपाउंड के मूवमेंट पर, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है उस पर निर्भर करता है। ओके, अगर हमारे पास मिक्सचर है और हमने उसे लाइक डाला, ओके, एक लाइक क्रोमेटोग्राफी हमने अगर उसकी करी तो बेसिकली उसके 2 फेजेस होंगे, एक तो उसका स्टेशनरी फेज होगा, ओके, और दूसरा उसका कौन सा होगा, मोबाइल फेज होगा। मोबाइल फेज का मतलब है वो लाइक सब्सटेंस जो मूव कर रहा है बेसिकली, और स्टेशनरी फेज मतलब वो सब्सटेंस जो मूव नहीं कर रहा है। ओके, हम उसे 2 फेजेस में हम अपने सब्सटेंस को करते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। जो स्टेशनरी फेज होता है वो मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में आता है। ठीक है, तो यूज्ड फॉर सेपरेशन कहाँ यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी, ये उन सब्सटेंस को बेसिकली सेपरेट करने की यूज़ होता है जिनमें थोड़े से अमाउंट में इन अ स्मॉल अमाउंट और कैन नॉट बी प्योरीफाइड बाई अदर मेथड। मतलब एक ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है जिसमें बहुत थोड़े से अमाउंट में इम्प्योरिटी है या थोड़ी से अमाउंट में कोई और कंपाउंड मिला हुआ है जिसे हम बिल्कुल अलग ही नहीं कर सकते, बिल्कुल इमिसिबल है। उस चीज़ पर हम उस चीज़ को हम मतलब उस सब्सटेंस को हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया। बेसिकली ये प्रोसेस करता ही लाइक उस बेसिस पे ये है कि जो हमारा मूवमेंट है कंपोनेंट का, मिक्सचर का, वो 2 फेजेस में जाता है, स्टेशनरी और मोबाइल फेज। ठीक है, जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसमें हमारा बेसिकली जो सब्सटेंस है वो रुक जाता है, और जो मोबाइल फेज होता है उसमें जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा होता है उस कॉलम से। ठीक है, समझ आया। तो इस प्रोसेस में कुछ आपके टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। ठीक है, पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है, पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दीज टर्मिनोलॉजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप स्टार लगा लो, हर एक पर अपने आप स्टार लगा लो। ठीक है, फर्स्ट आपके पास आ रहा है मोबाइल फेज या कैरियर। मोबाइल फेज या कैरियर, नाम से समझो, कैरियर या मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है मूव करने वाला। ओके, मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूव करने वाला। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि कॉलम से, क्रोमेटोग्राफी के कॉलम से बेसिकली मूव कर रहा है। कुछ क्रोमेटोग्राफी इस तरीके की टेस्ट ट्यूब लाइक होती है जिसमें अलग अलग कॉलम्स बनाए होते हैं। ओके, आप जब अपने ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, 12th में तो नहीं कराई जाती है बट ग्रेजुएशन लेवल पे डेफिनेटली आपको कराई जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, जो कैरियर होता है या मोबाइल होता है उसमें जो सॉल्वेंट होते हैं, ओके, वो उन कॉलम्स के थ्रू, जो मैंने अभी कॉलम्स बनाए उन कॉलम्स के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेशनरी फेज या एब्जॉर्बेंट। नाम से समझो, स्टेशनरी फेज मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि एक कॉलम में फिक्स हो चुका है, रुक चुका है। ओके, सब्सटेंस दैट स्टे, दैट फिक्स्ड इनसाइड कॉलम, मतलब एक ऐसा ये फेज होता है स्टेशनरी फेज जहाँ पर जो लाइक सब्सटेंस है बेसिकली, जो सॉल्वेंट है बेसिकली, वो रुक जाता है एक कॉलम में। थर्ड आ रहा है इलुएंट। इलुएंट मतलब वो फ्लूइड जो एंटर कर रहा है कॉलम में। ओके, वो फ्लूइड जो एंटर कर रहा है कॉलम में, वो उसे हम कहते हैं इलुएंट। नेक्स्ट आता है इलुएट, वो फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है हमारे कॉलम से, वो होता है हमारा इलुएट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, याद रखना। इलुएंट, इलुएट, देखो अच्छा, इलुएंट कुछ मुझे ट्रिक बनानी होगी, क्यों? एंड अच्छा, एक चीज़ समझो, अगर आपको समझ आए तो इसकी ट्रिक, वैसे ये ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। एक ट्रिक समझना, आंट, ये शुरू जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, आंट, ANT, एंट से शुरू हो रहा है, समझना, ANT, आंट से शुरू। आंट का मतलब क्या होता है, आंट हमेशा अपना खाना लेके कहाँ जाती है, अपने घर के अंदर ही तो जाती है, ऐसा थोड़ी अपना खाना लेकर घर के बाहर जाती है। जो चींटी होता है उसका एक ही मकसद होता है, याद रखना, उसका एक ही मकसद होता है, उसे अपने घर पे उसे अपने होल्स में फूड को इकट्ठा करना है, हमेशा उसका एक ही मकसद होगा। तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, अपने होल के अंदर जाएगी, है ना, उसके घर के अंदर जाएगी, कभी अपने घर से बाहर बेफालतू में नहीं आएगी। वो खाना इकट्ठा, उसका एक ही मकसद है, उसे खाना इकट्ठा करना है, खाना इकट्ठा करने के लिए वो हमेशा अंदर जाएगी। तो वो हो गया आंट। आंट हमेशा अंदर जाएगी मीन्स एग्जिट, हमेशा एंटर करेगी। ओके, हमेशा क्या करेगी, एंटर करेगी। आंट हमेशा एंटर करेगी, वो कभी बाहर नहीं जाती। और यहाँ पर आ रहा है एट। एट का मतलब होता है खाना। जब हमने खाना खा लिया, आप बायोलॉजिकल टर्म से समझो, हमने जब खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ अच्छे से, ओके, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट होकर वो किसके फॉर्म में, फीसेस की फॉर्म में बाहर निकल गया। जो रुका हुआ खाना है वो कभी भी अपनी जगह रुकेगा नहीं, जो खाना है वो कभी भी रुकेगा नहीं, हमेशा बाहर निकलेगा। आपने आज खाना खाया, कल सुबह कहाँ जाएंगे, पॉटी जाएंगे करने, ओके, बाहर निकालने उसे, इसे। तो हमेशा आज का खाना कभी रुकेगा नहीं, हमेशा खाना जो है वो बाहर निकलेगा, खाना कभी भी रुकेगा नहीं 24 आवर से ज़्यादा। तो इससे आप समझेंगे एट, एट मीन्स खाना, और खाना कभी रुकेगा नहीं, वो हमेशा एग्जिट करेगा, हमेशा बाहर निकलेगा, है ना। तो एट से एग्जिट समझ जाना, एक ट्रिक ऐसे ही मैंने बनाई है बिल्कुल अभी अभी, ठीक है। तो इलुएंट, आंट, आंट से समझना, आंट कभी भी बेफालतू में अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, हमेशा अंदर जाएगी। और इलुएट, एट मीन्स खाना, खाना कभी भी अंदर पेट में रुकेगा नहीं, हमेशा बाहर की तरफ दौड़ेगा। जब भी आपको नेचर्स कॉल आएगी बेसिकली, या पॉटी आएगी, तो यू विल गो फॉर दैट, ओके। एक्सक्रीट करेंगे आप अपने एक्सक्रीटा को, कभी एक्सक्रीटा को अपने अंदर नहीं रखेंगे। आई होप ट्रिक समझ आई होगी। थर्ड आता है इल्यूशन, ओके। इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट कंपाउंड थ्रू कॉलम यूजिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की हेल्प से हमें क्या करना है, कंपाउंड को वॉश करना है, ठीक है। कॉलम्स की हेल्प से जो कॉलम्स में हमने कंपाउंड डाला है, उस कॉलम्स के थ्रू हमें सॉल्वेंट की हेल्प से बेसिकली कंपाउंड को क्या करना है, सॉल्व करना है, वॉश करना है। उसी प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइट। एनालाइट का मतलब क्या होता है, मिक्सचर हुज इंडिविजुअल कंपोनेंट हैव टू सेपरेट एंड एनालाइज, मतलब वो मिक्सचर जिसका कंपोनेंट हमें अलग करके उसका एनालिसिस करना है, उसे चेक करना है बेसिकली, वो होता है हमारा एनालाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लीज़ जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए बाई चांस क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के, कि क्रोमेटोग्राफी को हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा ये क्लासिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन, ये सब ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी।
याद रखना मैं एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहा हूँ, एडजॉर्प्शन बोल रहा हूँ, एडजॉर्ब होना, ठीक है। आपके क्लास 12 में एक सिलेबस एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, अब तो नहीं है, उसमें आप समझते थे एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब का मतलब, ओके। एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता था, बट अब वो सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। एडजॉर्ब बेसिकली जो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिलिका या एल्ब्यूमिना होते हैं, ओके। ये दो आपके बहुत कॉमनली यूज एब्जॉर्बेंट होते हैं बेसिकली। तो एडजॉर्बेंट दो टाइप के मैंने आपको बताया, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड नंबर 2 इज टीएलसी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टीएलसी दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और इसके बारे में तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हो गया हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हो गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो कि क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, मीन्स पेपर के हेल्प से हम इसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सारी क्रोमेटोग्राफीज के बारे में। फर्स्ट आ रहा है हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। मतलब क्या है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? बेसिकली ये इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। मतलब एडजॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, एल्ब्यूमिना हो गया या सिलिका हो गया, ये हमारे कॉमनली यूज्ड एब्जॉर्बेंट होते हैं। इन पर कितनी डिग्री का मतलब होता है कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कौन कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड कितनी डिग्री में एब्जॉर्ब हो रहे हैं बेसिकली, ओके। एब्जॉर्ब हो रहे हैं कितनी डिग्री में, उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ओके। सो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं वो कितनी डिग्री में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसमें, एक एडजॉर्बेंट में, ओके। एक एब्जॉर्बेंट में कितनी डिग्री में, कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कॉमनली कौन कौन सी एब्जॉर्बेंट्स यूज़ होती हैं, हमारी सिलिका हो गई, एल्ब्यूमिना हो गई, ये कुछ कॉमनली यूज्ड हमारी क्या है, एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि व्हेन मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेज एडजॉर्बेंट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव बाय बैरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। मतलब जब भी एक मूविंग फेज, एक मोबाइल फेज क्या था, वो सॉल्वेंट जो कॉलम के थ्रू मूव कर रहा है ना, तो जब भी एक मोबाइल फेज जो है वो मूव कर रहा है एक स्टेशनरी फेज में, दैट इज एडजॉर्बेंट में, ओके। एडजॉर्बेंट क्या था हमारा, वो जो रुका हुआ है कॉलम के अंदर। तो जब भी स्टेशनरी फेज में एक मोबाइल फेज मूव कर रहा है उसके ऊपर, तो जो कंपोनेंट होते हैं किसके, मिक्सचर के, मूव बाय बैरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। मतलब जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग डिस्टेंस से स्टेशनरी फेज में मूव करते हैं, ओके। मतलब जब भी मोबाइल फेज के ऊपर क्या हो रहा है, स्टेशनरी फेज जा रहा है, तो कंपोनेंट के अलग अलग मिक्सचर जो है, एक कंपोनेंट है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वो भी अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, ओके। जो हल्के मूव कर रहे हैं वो स्टेशनरी मूव फेज की तरफ या एडजॉर्बेंट की तरफ जाते हैं, जो ज़्यादा हाई स्पीड में वो मोबाइल फेज या कैरियर की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्बेशन या एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, और ये जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है उसके प्रिंसिपल पर बेस हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स की क्रोमेटोग्राफीज हैं आपके पास? फर्स्ट आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दैट इज TLC। इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सीइंग दिस, ठीक है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी समझते हैं क्या होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेसिकली, ये जो है वो कॉलम, जो एब्जॉर्बेंट के कॉलम होते हैं जो ग्लास ट्यूब में पैक होते हैं, उसके थ्रू जब हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तब उस चीज़ को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मींस इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के सेपरेशन को ओवर अ कॉलम ऑफ एब्जॉर्बेंट पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब के ऊपर जो बेसिकली एब्जॉर्बेंट पैक होता है, ओके, ग्लास ट्यूब के ऊपर,
उस कॉलम से जब हम इस मिक्सचर को डालते हैं तब वो सेपरेट होने की प्रोसेस को कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ओके, अब ये जो कॉलम होते हैं ये क्या होता है, ये एक स्टॉप कॉक बेसिकली एक कॉक से फिट होते हैं। ओके, इट द कॉलम इज फिटेड विद द स्टॉप कॉक एट इस लो एंड, उसके लोअर एंड पर एक स्टॉप कॉक होती है जिससे ये जो कॉलम है फिट होते हैं एक दूसरे से। ओके, द मिक्सचर एब्जॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एब्जॉर्बेंट कॉलम पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब, और जो मिक्सचर होता है एब्जॉर्बेंट पर, ओके, जो मिक्सचर एब्जॉर्ब होता है एब्जॉर्बेंट पर, वो कहाँ रखा जाता है, एब्जॉर्बेंट कॉलम जो होती है उसके ऊपर। ओके, जो कि ग्लास ट्यूब से क्या होती है, ऑफ कोर्स पैक होती है, उसके ऊपर मिक्सचर रखते हैं जो कि हमारा क्या होता है, जो एब्जॉर्ब होना होता है मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक एप्रोप्रिएट इलुएंट जो है होता है विच इज़ द लिक्विड और द मिक्सचर लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो डाउन इन द कॉलम स्लोली। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इलुएंट अभी मैंने पढ़ाया था। इलुएंट आपके क्या होता था, जल्दी बताओ। वो फ्लूइड जो कॉलम में एंटर करता है। ओके, तो जो फ्लूइड जो होता है जो कॉलम में एंटर करता है बेसिकली एक एप्रोप्रिएट इलुएंट विच इज़ द लिक्विड, जो कि क्या होता है, एक लिक्विड होता है या मिक्सचर होता है लिक्विड का, वो कॉलम से हल्के हल्के नीचे जाता है। समझ आ रहा है, हल्के हल्के क्या होता है, वो नीचे जाता है। किसके बेसिस पर, कि कितना अमाउंट ऑफ बेसिकली वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ऑन द डिग्री ऑफ विच द कंपाउंड आर एब्जॉर्ब्ड, किसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी डिग्री में कंपाउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। कंप्लीटली सेपरेशन टेक्स प्लेस, जिससे हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, मतलब जैसे हमें अलग करना है वो हमारा एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। ठीक है, एंड द मोस्ट रेयरली एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप एंड द अदर कम डाउन टू वेरियस डिस्टेंस इन द कॉलम। ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, ओके, जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब सबसे कम एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो ऊपर रह जाएगा, और जो बाकी सब्सटेंस है वो अलग अलग कॉलम में क्या हो जाएंगे, हमारे बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सपोज ये अलग अलग कॉलम्स है, सपोज, ठीक है। अब हमारा एक ये फ्लूइड, एक ये लिक्विड हो गया है ना, एक ये लिक्विड हो गया, 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 मतलब जो सबसे सपोज ये वाला लिक्विड सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर थोड़ा इसमें होगा जो कम वाला है, फिर कम वाला इसमें, और बाकी का बचा हुआ जो है वो नीचे यहाँ पर ग्लास प्लेट में कोट हो जाएगा। बेसिकली ग्लास प्लेट में कह रहा हूँ, सॉरी, कॉलम में नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे कम एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, so the most readily absorbent substance are retained near the top and the other comes down to the distance in the column। जो सबसे कम डिजॉल्व होगा वो ऊपर रह जाएगा, जो सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होंगे वो नीचे आ जाएंगे कॉलम में। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आ रही है हमारी TLC, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये क्या कहती है कि ये भी एक टाइप का एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एन ऑब्जर्वेंट कोटेड ऑन अ ग्लास प्लेट। मीन्स ग्लास प्लेट पर एक थिन सी लेयर लगी होती है, किसकी, एब्जॉर्बेंट की। ओके, एब्जॉर्बेंट की थिन सी लेयर लगी होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब होता रहता है या मिक्सचर अलग होता रहता है। यहाँ पर एक जो एब्जॉर्बेंट है आपके पास, ओके, ओवर अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट कोटेड ऑन अ ग्लास ट्यूब। ये जो आपके पास एब्जॉर्बेंट होते हैं, किसके एब्जॉर्बेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था सिलिका या एल्यूमिना के एब्जॉर्बेंट आपके पास रहते हैं। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्बेंट आपके पास किसके होंगे, सिलिका या फिर एल्यूमिना के एब्जॉर्बेंट आपके पास रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाय द वे, रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू, RF। रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। मीन्स कंपोनेंट से जितना भी लाइक लिक्विड ने या सॉल्यूशन ने जितना भी बेस लाइन पर ट्रैवल किया है, ओके, बेस लाइन से जितना भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ उठा है, अपॉन में
वो डिस्टेंस जो कि सॉल्वेंट ने कवर की है फ्रॉम बेस लाइन। ओके, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। हमारा जो बेस लाइन पर जो हमारा एक मिनट, जो बेस लाइन पर हमारा कंपोनेंट चल रहा था उसे हमने x से डिनोट किया, वाइल जो सॉल्वेंट था हमारे बेस लाइन पर उसे हमने y से डिनोट किया। तो x अपॉन बाई हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पर x जो है वो हमारा क्या है, व्हाट इज x? x इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन। मतलब वो डिस्टेंस जो कि एक कंपोनेंट ने ट्रेवल की है बेस लाइन से, वो हमारा x है, याद रखना। ठीक है, और वो डिस्टेंस जो सॉल्वेंट ने बेस लाइन से कवर की है वो हमारा क्या है, बाई। तो x अपॉन बाई हमारा ये क्या हो जाती है, आर एफ की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आर एफ याद रखेंगे, जो आर एफ है इसे इस तरीके से ज़्यादा अच्छे शो करेंगे, एफ हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, x अपॉन बाई होगा, जहाँ पर x जो है वो डिस्टेंस है जो कि कंपोनेंट ने बेस लाइन से कवर की है, बाई वो डिस्टेंस है जो कि सॉल्वेंट ने बेस लाइन से कवर की है। ठीक है, तो आर एफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई। एक्स बाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, MCQ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम पढ़ रहे हैं कॉलम TLC में, दैट जो स्पॉट है कलर्ड कंपोनेंट का, कंपाउंड का, ओके, वो TLC प्लेट पर विजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मिनट, जो स्पॉट है कलर्ड कंपोनेंट का वो TLC प्लेट पर उसके ओरिजिनल कलर की हेल्प से, उसके ओरिजिनल कलर की वजह से विजिबल हो जाता है। जो स्पॉट होता है कलर्ड कंपाउंड का, और जो कलरलेस कंपाउंड का स्पॉट होता है उसे हम UV लाइट की हेल्प से डिटेक्ट करना पड़ता है प्लेट के अंदर। समझ पाए इस बात को? क्या कहा कि जो कलर्ड कंपाउंड का स्पॉट है वो तो हमें ओरिजिनल कलर उसका हमें दिख जाएगा, बहुत आसानी से उसका स्पॉट दिख जाएगा TLC प्लेट पर जो कलरलेस स्पॉट होता है, कलरलेस कंपाउंड का स्पॉट होता है, उसके लिए हमें UV लाइट की हेल्प चाहिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी डिटेक्शन टेक्निक जो है, another detection technique is to place the plate in a covered jar containing few crystals of iodine। दूसरी डिटेक्शन टेक्निक जो है वो ये है कि हम प्लेट पर क्या कर देते हैं, प्लेस द प्लेट इन अ कवर्ड जार, मतलब प्लेट को क्रिस्टल्स, आयोडीन के क्रिस्टल्स के भरा हुआ जार जो है उसके ऊपर उस प्लेट को रख देते हैं। मतलब हमने एक जार लिया जिस पे आयोडीन के क्रिस्टल डाले, उसके ऊपर हमने उस प्लेट को डाल दिया। ओके, अब क्या होगा, जो आयोडीन के स्पॉट है कंपाउंड में वो एब्जॉर्ब कर लेगा आयोडीन को, और ब्राउन कलर का स्पॉट हमें दिखेगा। फिर से समझो क्या कहा कि प्लेट ली हमने, ठीक है, अब प्लेट पर हमने कुछ आयोडीन के क्रिस्टल्स डाल दिए, ओके, आयोडीन के स्पॉट्स डाल दिए हमने कंपाउंड के ऊपर। ओके, अब उसने क्या किया, उस स्पॉट ने आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे हमारा स्पॉट जो है वो ब्राउन कलर का हो गया। इसका मतलब ये है कि उसने आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, इससे हमें समझ आ जाएगा कि हमारे ये क्या है, व्हाट इज, ये हमारा बेसिकली वो कलरलेस स्पॉट था। ओके, थर्ड, समटाइम्स एन एप्रोप्रिएट, कभी कभी एक एप्रोप्रिएट रिएजेंट को भी हम यूज़ करते हैं और उसे भी हम क्या कर देते हैं, प्लेट पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमें वो स्पॉट्स जो इनविजिबल थे वो हमें दिख रहे थे। तो 3 तरीके यहाँ पर दिखाए थे हमारे। पहला तो हमने UV लाइट्स की हेल्प से डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, UV लाइट की हेल्प से। दूसरा हमने आयोडीन की हेल्प से डिटेक्ट कर लिया बेसिकली। ओके, थर्ड हमने क्या किया, थर्ड हमने कुछ स्प्रे किया प्लेट पर, जिससे हमें वो रिएजेंट आसानी से दिख गए। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, TLC का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका आ गया अमीनो एसिड। ठीक है, आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये आपका अमीनो एसिड होता है। इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्लेट पर बाई स्प्रेइंग अ मिनहाइड्रेंट सोल्यूशन का एक स्प्रे डाल दिया हमने प्लेट पर। सपोज ये हमने प्लेट ली, ठीक है, इस पर हमने सपोज इस पर इनविजिबल हमारे लाइक आयोडीन की सोल्यूशन है, बट एज वी स्प्रे, ये जो है हमने स्प्रे किया, ये स्प्रे क्या है, दिस स्प्रे इज नथिंग बट द आपका क्या है, मिनी हाइड्रेंट का
सोल्यूशन है, ठीक है। ये स्प्रे क्या है आपका, मिनी हाइड्रेट का सोल्यूशन है। वैसे ही हमें क्या दिखने लगेंगे, आयोडीन के छोटे छोटे क्रिस्टल्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, इसका ये एग्जाम्पल है। सॉरी, आयोडीन के क्यों होंगे, सुनो रुको रुको, ये आयोडीन नहीं, सॉरी, अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो पहले तो इनविजिबल थे, पर जैसे ही हमने मिनहाइड्रिन का स्प्रे डाला वैसे ही हमें क्या मिल गए, हमें अमीनो एसिड्स के क्रिस्टल्स मिल गए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये थी हमारी पूरी कॉलम टीएलसी, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों याद आ रही है, टीएलसी तो है, हाँ, ये पूरी टीएलसी थी, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी पर, दैट इज़ योर व्हाट। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी, हमने पहले तो पढ़ा एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ ली, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने सेपरेट किया मिक्सचर को कॉलम की हेल्प से, ओके, कॉलम की हेल्प से क्लास 2 पर कॉलम बनाकर। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी, जिसपे हमने क्या किया, बेसिकली सेपरेट किया सब्सटेंस को, किसके, एक थिन लाइक एब्जॉर्बेंट के ग्लास प्लेट पे, एब्जॉर्बेंट दैट इज सिलिका या एल्यूमिना के कोटिंग करके, है ना। और अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट टाइप की क्रोमेटोग्राफी, दैट इज योर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हमने ये अभी पूरा कंप्लीट कर लिया, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट कर ली, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर ली, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर ली। अब हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट क्रोमेटोग्राफी पर, दैट इज नथिंग बट द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ओके। अब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, देखो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी और मोबाइल दो फेज में हम क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, नाम से समझो, दो स्टेशनरी और मोबाइल दोनों फेज में हमने बंटवारा कर दिया, पार्टीशन कर दिया, है ना, दोनों के मिक्सचर में। तो क्रोमेटोग्राफी जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें ही हमारा क्या आ रहा था अभी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उससे ही हम पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टाइप होता है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। फिर से समझो, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस डिफ्रेंसिएशन, किसके ऊपर होता है, कॉन्टिन्यूस डिफ्रेंसिएशन, differential partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phase। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में दोनों का जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स में हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग कर ली, दोनों का बंटवारा कर दिया, ओके। मतलब ये हमारा मोबाइल फेज होगा, ओके, और ये हमारा कौन सा फेज होगा, स्टेशनरी फेज होगा या एडजॉर्बेंट होगा। दोनों के बीच में हमने जब बंटवारा कर लिया बेसिकली, तो वो हमारा क्या हो गया, पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी होता है। जो इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो हमारा एक टाइप होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, ओके। अब ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम बेसिकली क्रोमेटोग्राफी पेपर को यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर जो होता है वो सेलुलोज दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सेलुलोज और वाटर, ठीक है। वाटर और सेलुलोज से मिलके बना होता है। सेलुलोज तो पता है प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा जो होता है वो सेलुलोज होता है, ओके। तो सेलुलोज और हमारा वाटर से मिलके बना होता है कौन सा, क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो उस पेपर को यूज़ करते हैं, एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर होता है, ओके। द पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर इज़ यूज्ड विच इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, सेलुलोज एंड वाटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरी आदत पड़ी होती है बच्चों को कि वो क्या करते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि बताओ क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं आपके, सेलुलोज प्लस स्टार्च, सेलुलोज प्लस ग्लूकोज, सेलुलोज प्लस वाटर एंड सेलुलोज प्लस कुछ और दे देंगे, है ना। तो बच्चे जो है वो क्या लगा देते हैं, सेलुलोज प्लस स्टार्च। बहुत गंदी आदत पड़ी है, नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। सेलुलोज प्लस वाटर विल बी द राइट ऑप्शन, याद रखना हमेशा, ठीक है। सेलुलोज प्लस वाटर, हम वही पढ़ते हैं ना, सेलुलोज और स्टार्च दोनों प्लांट सेल में होते हैं, तो इसलिए हम सेलुलोज और स्टार्च याद रहता है। पर बिल्कुल नहीं, आपको याद रखना है कि सेलुलोज और वाटर जो है वो हमारा किस क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उसके मतलब उन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, किससे, सेलुलोज और वाटर,
ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या करें, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें वाटर होता है उसके अंदर। ओके, क्रोमेटोग्राफ पेपर के अंदर पानी होता है जो कि स्टेशनरी फेज की तरफ काम करता है। ओके, मतलब बेसिकली जो स्टेशनरी फेज होता है उसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर में क्या होता है, पानी ही फंसा होता है। ठीक है। अ स्ट्राइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट द बेस विद द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन द सुटेबल सॉल्वेंट। ओके, एक स्ट्रिप जो होती है क्रोमेटोग्राफी पेपर की सोल्यूशन के बेस पर, ओके, at the with the रुको, the strip of chromatography paper spotted at the base with the solution of the mixture के solution के बेस पर जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है विच इज सस्पेंडेड इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। एक सूटेबल सॉल्वेंट में क्या होता है, सस्पेंड होता है वो पेपर अपना, जो सॉल्वेंट एक्ट एज अ मोबाइल फेज। वो जो सॉल्वेंट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, मोबाइल फेज की तरह एक्ट करता है। वाइल जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है उसमें जो वाटर होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द सॉल्वेंट राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन एंड फ्लो ओवर द स्पॉट। जो सॉल्वेंट होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर से ऊपर उठता है। ओके, कैपिलरी एक्शन तो आपको पता होगा, सक्शन फोर्स एंड कैपिलरी एक्शंस। आप कैपिलरी से जो ऊपर की तरफ, सपोज दीज आर योर कैपिलरीज, तो ऊपर की तरफ जो फ्लो होता है वो होता है आपका कैपिलरी एक्शन एंड फ्लो ओवर द स्पॉट। ओके, जो सॉल्वेंट होता है इट राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन एंड फ्लो ओवर द स्पॉट। ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो पेपर में ऊपर की तरफ उठता है बाय कैपिलरी एक्शन और स्पॉट में फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको समझ आई होगी क्या होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इंपॉर्टेंट है। ओके, हमेशा याद रखेंगे इसमें जो कंपोनेंट है मिक्सचर के कंपोनेंट, स्टेशनरी और मोबाइल फेस में पार्टीशन हो जाता है दोनों का। ओके, स्टेशनरी और मोबाइल दोनों के फेज में पार्टीशन हो जाता है। ओके, इस टाइप में। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दैट्स इट गाइस, आज का हम सेशन थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने कहा हम इस पूरे चैप्टर को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ऑफ कोर्स इट कुड एक्सटेंड टू 2 आवर्स, क्योंकि हम उसमें बाकी के नेक्स्ट स्लाइड्स करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको आज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तक समझ आया होगा। बेसिकली आपको आज क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन समझ आई होगी। ओके, हम नेक्स्ट अपना बेसिकली बहुत जल्दी नेक्स्ट टाइप की एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ योर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम डिटेक्शन करने वाले हैं ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, और कुछ टेस्ट करने वाले हैं अलॉन्ग विद सम न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चीज़ों के। तो stay tuned, and if you love this session don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to the session and press the bell icon as well. next part थोड़ा सा बड़ा होगा, एनी हाउ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डेज, बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो a big thumbs up, smash on the subscribe button if you have not done yet, and press on the bell icon so you do not गेट कन्फ्यूज कि हमें कब वीडियो आ रही है, कब आप नोटिफाई कर पाएँ। ओके, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। सो दैट्स इट गाइस, हैव अ ग्रेट डेज, बाय बाय। आज का सेशन मैंने जानबूझ के छोटा रखा है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।